गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम फिर से आप लोगों के लिए कल इसके पहले जो क्लास में आप लोगों को मैं अव्यय चैप्टर पढ़ा रहा था, जिसमें अव्यय के मुख्य रूप से 4 भेद और कुल 5 भेद बताए थे, और एक प्रश्न बताया था कि जो निपात हैं ये शुद्ध रूप से अव्यय नहीं माने जाते हैं। तो अव्यय के जो 4 भेद बताए थे, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, उसमें हम लोगों ने एक पार्ट पढ़ा था उस क्रिया विशेषण अव्यय। और क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा मैंने बताई थी कि वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहा जाता है। और इसके 4 उपभेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ये 4 उपभेद जो थे मैंने कल पढ़ा दिए थे। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे उसी के आगे का अगला भेद जो है संबंध बोधक अव्यय। तो एक बार हम पूरा यहाँ पे प्रश्न लिखना चाहेंगे ताकि आप लोग इसे दोबारा एक बार अच्छी तरह से समझ लो। अव्यय या अविकारी, अव्यय या अविकारी शब्द के, अव्यय या अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। अव्यय या अविकारी के 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला हम लोगों ने पढ़ा था क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। और तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। और अगला है विस्मयादि बोधक अव्यय। यह अव्यय के 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। इसके पहले जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने क्रिया विशेषण अव्यय को पूरा ये चैप्टर पढ़ा था, और इसके मैंने 4 उपभेद भी बताए थे। उपभेद, जिसमें 4 जो उपभेद थे उसमें हम लोगों ने पहला पढ़ा था कालवाचक, कालवाचक। दूसरा पढ़ा था स्थानवाचक। तीसरा भेद हम लोगों ने पढ़ा था परिमाणवाचक। और चौथा भेद हम लोगों ने पढ़ा था रीतिवाचक। कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक 4 भेद हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग जो दूसरा इसका भेद है संबंध बोधक अव्यय, इस पे चर्चा करेंगे और इसको विस्तार से पढ़ते हैं। तो एक भेद कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसी के आगे आज संबंध बोधक अव्यय को पढ़ा जाए। चलिए पढ़ते हैं अगला भेद। संबंध बोधक अव्यय। वे अव्यय शब्द जो
दो बातों के स्पष्ट दो बातों के स्पष्ट स्पष्ट संबंध का बोध कराते हैं। वे अव्यय शब्द जो दो बातों के स्पष्ट संबंध का बोध कराते हैं, अर्थात वे अव्यय शब्द जो दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच स्पष्ट संबंध का बोध कराते हैं। उन्हें संबंध बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। आपने देखा जो मैंने परिभाषा बताई है, उस परिभाषा में कहा गया कि वे अव्यय शब्द जो दो बातों के स्पष्ट संबंध का बोध कराते हैं, अर्थात वे अव्यय शब्द जो दो संज्ञा, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच, स्पष्ट संबंध का बोध कराते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। ये तो बात हो गई संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा की। अब इसमें हम लोग जैसे कहीं ना कहीं कुछ किताबें भी ऐसी होती हैं कि डायरेक्ट उसमें शब्दों को लिख दिया गया कि संबंध बोधक अव्यय की जो पहचान, मैंने कल कुछ पहचान भी आपको बताई थी, जैसे आज, कल, अब, कब, परसों, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, धीरे, तेज, में, से, पर, के ऊपर, के नीचे, से आगे, से पीछे, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, ओह, अरे, वाह, ऐसे शब्द जो पहचान वाले हैं उनका प्रयोग अविकारी और अव्यय में जो मैंने भेद बताए थे इसमें किया जाता है। तो संबंध बोधक अव्यय की पहचान जैसे पढ़ोगे तो के ऊपर, के नीचे, से ऊपर, से नीचे, के आगे, से आगे, के पीछे, से पीछे, की ओर इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब वाक्य हम पढ़ेंगे, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि जब वाक्य आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा। जैसे कहा गया कि दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच स्पष्ट संबंध का बोध कराते हो, उन्हें संबंध बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। तो जैसे हम आपको कुछ उदाहरण देना चाहें, जैसे मैं आपसे कहूं, एक प्रश्न लिखा है कि घर के सामने बगीचा है। एक प्रश्न लिखा है, घर के सामने बगीचा है। और भी कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, देखिए, छत के
ऊपर बच्चा खेल रहा है। छत के ऊपर बच्चा खेल रहा है। और अगला प्रश्न है, रवि के सामने मोर नाच रहा है। रवि के सामने मोर नाच रहा है। और कुछ प्रश्न लिख रहे हैं। सड़क के ऊपर वाहन चल रहे हैं। पेड़ के ऊपर कोयल बैठी है। तो आप देख रहे होंगे जो मैं उदाहरण लिख रहा हूं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई शब्द आपको पहचान में मिल रहा होगा। जैसे घर के पीछे नीम का पेड़ है। घर के पीछे नीम का पेड़ है। हरीश के सामने मोर नाच रहा है। राम के सामने श्याम बैठा है। राम के सामने श्याम बैठा है। कमरे के भीतर बच्चा खेल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं आपको समझाने के लिए। बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, अब हम पीछे आएंगे और अपने प्रश्न में जो परिभाषा की गई उस पर बात करेंगे। कहा गया वे अव्यय शब्द जो दो बातों के स्पष्ट संबंध का बोध कराते हैं, अर्थात वे अव्यय शब्द जो दो संज्ञा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दो संज्ञा की बात हो रही है या कोई सर्वनाम आ जाए, अधिकांशतः आपको संज्ञा के उदाहरण मिलेंगे, के बीच स्पष्ट संबंध का बोध कराते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। हमने पहचान में भी आपको बताया कि के सामने, के ऊपर, के नीचे, से आगे, ये पहचान संबंध बोधक अव्यय के ही होते हैं। तो केवल अगर पहचान की बात की जाए तो आप देखिए यहाँ पे हमको एक पहचान मिला के सामने, ठीक है। इधर देखिए क्या मिला, के ऊपर, यहाँ क्या मिला, के सामने। सब में देखो पहचान मिल रही है। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। जैसे कहा गया सड़क के ऊपर, क्या मिला, के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे पेड़ के ऊपर, यहाँ पे आप देखेंगे के ऊपर। घर के पीछे, यहाँ पे देखिए के पीछे, दो शब्द मिल गए। यहाँ पे हरीश के सामने, के सामने। राम के सामने, के सामने। कमरे के भीतर, के भीतर, ठीक है। ये जो भी आपको मिले हैं सब में आप देखेंगे आपको ये पहचान मिले, ये संबंध बोधक अव्यय के पहचान है। दूसरी बात, अब यहाँ पे बात दो संज्ञा की हुई थी,
कि अगर कोई प्रश्न ऐसा आ जाए, मान लो पहचान हमें ना ध्यान रहे, तो दो संज्ञाओं के मध्य स्पष्ट संबंध का अगर बोध कोई करा रहा है तो वही संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। पहले प्रश्न में आप देखिए ध्यान से सभी लोग, यहाँ पे अगर हम घर की बात करें, केवल घर, तो आप सभी लोग देखिए घर एक संज्ञा शब्द है। कैसा है? संज्ञा शब्द है। और यहाँ पे अगर मैं बगीचा की बात करूँ तो बगीचा भी एक संज्ञा शब्द है। घर और बगीचा दोनों कैसे हैं? संज्ञा शब्द हैं। और घर और बगीचा के मध्य में आप देख सकते हैं संबंध कौन करा रहा है? के सामने। संबंध कौन करा रहा है? के सामने। अगर यही के सामने संबंध करा रहा है, संबंध का बोध होता है, तो उत्तर देना है संबंध बोधक अव्यय। समझ में बात आ गई? दूसरा प्रश्न देखिए, जैसे यहाँ पे मैं छत की बात करूं तो छत जो है संज्ञा शब्द है। छत कैसा शब्द है? संज्ञा। और यहाँ बच्चा की बात कर ली जाए, बच्चा कैसा शब्द है? बच्चा में भी संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा होगी। तो छत और बच्चा के मध्य अगर संबंध कोई करा रहा है तो कौन करा रहा है? के ऊपर। बात समझ में आ रही है? रवि के सामने मोर नाच रहा है। आप देखिए सभी लोग, रवि और यहाँ पे दूसरा शब्द दिया है मोर। अगर मैं रवि की बात करूं तो रवि भी संज्ञा शब्द है। रवि कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है। और मोर भी संज्ञा शब्द है। और दो संज्ञाओं के मध्य संबंध कौन करा रहा है? के सामने। अगर के सामने संबंध करा रहा है तो उत्तर क्या देना है? संबंध बोधक अव्यय। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो प्रश्न आपका दिया गया, सड़क के ऊपर वाहन चल रहे हैं। अगर हम सड़क की बात करें तो सड़क भी संज्ञा शब्द है। सड़क कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है। और वाहन की बात करें तो वाहन भी संज्ञा शब्द है। वाहन भी संज्ञा शब्द है। और अब आप देखेंगे कि सड़क और वाहन जब दो संज्ञाएं हैं और इनके मध्य संबंध कौन करा रहा है? के ऊपर। ठीक है, समझ में बात आ रही है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेड़। अब यहाँ पेड़ की बात की जाए तो पेड़ भी तो संज्ञा है। पेड़ कैसा शब्द है? संज्ञा है। और कोयल की बात की जाए तो कोयल भी संज्ञा शब्द है। तो पेड़ और कोयल के मध्य संबंध कौन करा रहा है? के ऊपर। भाई यहाँ पे देखिए, पेड़, कोयल बैठी है, कहाँ बैठी है? के ऊपर बैठी है। तो पेड़ और कोयल के मध्य जो संबंध बताया जा रहा है, कौन बता रहा है? के ऊपर। ठीक है। घर के पीछे नीम का पेड़ है। यहाँ पे देखिए घर, और यहाँ पे देखिए नीम। घर और नीम, घर के पीछे नीम का पेड़ है। तो आप देख सकते हैं कि घर के पीछे अगर नीम का पेड़ है तो घर भी संज्ञा है, नीम भी संज्ञा है। इन दोनों के मध्य संबंध कौन करा रहा है? के पीछे। समझ में बात आ रही है? तो घर कैसा शब्द है? घर भी संज्ञा है और नीम भी संज्ञा शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरीश कैसा शब्द है? हरीश भी संज्ञा शब्द है। बात समझ में आ रही है? और मोर कैसा शब्द है? मोर भी संज्ञा शब्द है। तो जब दो संज्ञाओं के मध्य स्पष्ट संबंध का बोध कौन करा रहा है? के सामने। तो उत्तर क्या होगा? संबंध बोधक अव्यय। सेम प्रश्न यहाँ भी है। राम संज्ञा है और कमरा भी संज्ञा है। इधर आप आएंगे, श्याम संज्ञा है, बच्चा भी संज्ञा है। और इन दोनों के मध्य ऊपर वाले प्रश्न में के सामने संबंध करा रहा है और नीचे प्रश्न में के भीतर संबंध करा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग संबंध बोधक अव्यय को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे कि इसका उत्तर कैसे देना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक प्रश्न स्थानवाचक से भी देता हूँ, क्योंकि स्थानवाचक क्रिया विशेषण जब हमने पढ़ा था तो वहाँ भी प्रश्न कुछ इस तरीके के आए थे। जैसे एक मैं उदाहरण लिख रहा हूँ, इसको आप सभी लोग समझिए। मोहन बाहर बैठा है। मोहन बाहर बैठा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। मोहन
मोहन मोहन मोहन, इसको थोड़ा सही करते हैं, कुछ टेक्निकल इशू हुआ है। मोहन कमरे के बाहर, मोहन कमरे के बाहर बैठा है। मोहन कमरे के बाहर बैठा है। और एक प्रश्न लिख रहा हूं, कमरे के बाहर मोहन बैठा है। ठीक है, ये 3 प्रश्न मैंने यहाँ पे बनाए हैं और इसका उत्तर कैसे देना है अभी इसकी मैं चर्चा करूँगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक उदाहरण और दे रहा हूँ इसी से संबंधित, ताकि ये प्रश्न क्लियर हो जाए। जैसे कहा जाए कि बच्चा बाहर खेल रहा है। ठीक है, देखिए बच्चा बाहर खेल रहा है। बच्चा बाहर खेल रहा है। दूसरा प्रश्न है, बच्चा घर के बाहर खेल रहा है। घर के बाहर खेल रहा है। और एक प्रश्न और है, घर के बाहर बच्चा खेल रहा है। घर के बाहर बच्चा खेल रहा है। और एक प्रश्न और आपको मैं बता रहा हूँ इसी टाइप में, जैसे पेड़ पेड़ पर कोयल बैठी है। पेड़ पर कोयल बैठी है। और अगला प्रश्न है, कोयल पेड़ के ऊपर कोयल पेड़ के ऊपर बैठी है। और एक प्रश्न है, पेड़ के ऊपर कोयल बैठी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने आपको 2 से 3 उदाहरण दिए हैं। ठीक है, चिड़िया पर कोयल बैठी है। यहाँ पे पेड़, यहाँ थोड़ा सही करते हैं, पेड़ के ऊपर कोयल बैठी है। कोयल पेड़ के ऊपर बैठी है।
पेड़ के ऊपर कोयल बैठी। हाँ, ये थोड़ा सही करते हैं, जो पहला सब प्रश्न लिखा हुआ है ये स्पष्ट नहीं है, इसको सही कर रहे हैं। देखिए, पेड़ के ऊपर, ठीक है, देखिएगा, इसको सही करते हैं। पेड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर कोयल बैठी है। तो ये प्रश्न, लेकिन ये दोनों प्रश्न एक जैसे हो गए। पेड़ के ऊपर कोयल बैठी है, पेड़ के ऊपर कोयल बैठी है, पहला और तीसरा तो बराबर हो गया। इसको सही करना होगा। चिड़िया ऊपर बैठी है, इसको भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा प्रश्न ही हटा रहे हैं, इसको इस तरीके से देखिए, चिड़िया ऊपर बैठी है। तो यहाँ पे चिड़िया ऊपर बैठी है तो नीचे कोयल, यहाँ भी कोयल है, तो या तो कोयल ही रखा जाए या फिर चिड़िया ही रखा जाए। तो जब मैंने कोयल लिख दिया है तो कोयल को ही लिखा जाए, फिर ये सही रहेगा, ठीक है। कोयल ऊपर बैठी है, कोयल ऊपर बैठी है, अब सही है। कोयल ऊपर बैठी है, कोयल पेड़ के ऊपर बैठी है, पेड़ के ऊपर कोयल बैठी है, अब सही है। अब देखिए, आपके मैंने ये कुल कितने प्रश्न लिखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रश्न लिखे हुए हैं। और इसके पीछे अगर हम प्रश्न में देखें तो मैंने आपको बताया था कि जब दो संज्ञाओं के मध्य संबंध होता है तो वहाँ संबंध बोधक अव्यय होता है। अब देखते हैं क्या ऐसा कुछ हुआ है। मोहन बाहर बैठा है। अगर आप कह रहे हैं कि मोहन एक संज्ञा शब्द है, मोहन एक संज्ञा शब्द है, तो क्या बाहर बैठा है कोई दूसरा भी ऐसा शब्द है जो आपको संज्ञा मिल रहा है? बताएं, ऐसा तो नहीं है। केवल मोहन एक संज्ञा शब्द है, बाहर तो एक स्थान हो गया। बाहर क्या हो गया? अगर मैं केवल बाहर की बात करूं तो बाहर तो एक स्थान हो गया, और बैठना तो क्रिया हो गई, यहाँ भी संज्ञा नहीं है। और पीछे मैंने बताया क्या था प्रश्न में, देखो कि यहाँ पे देख सकते हैं, सड़क और वाहन 2 संज्ञा, पेड़ और कोयल 2 संज्ञा, घर और नीम 2 संज्ञा, हरीश और मोर 2 संज्ञा। जब 2 संज्ञाओं के मध्य संबंध दर्शाएगा, ये के ऊपर, के नीचे, के पीछे, तो संबंध बोधक अव्यय होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मोहन बाहर बैठा है, बाहर एक स्थान है। तो अगर कोई ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको उत्तर देना है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण के जो 4 उपभेद पढ़ाए थे, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, ये उसका भेद है। तो मोहन बाहर बैठा है तो इसका उत्तर देना है स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। समझ पा रहे हो सभी लोग? क्रिया विशेषण, संबंधवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, संबंधवाचक क्रिया विशेषण में अंतर क्या है? अंतर मैंने आपको बता दिया कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण में केवल एक स्थान की बात होगी, एक संज्ञा होगी, और जो संबंध बोधक अव्यय होगा, यहाँ पे अच्छा के बाहर भी नहीं लगा, के और से का लगना भी आवश्यक है। केवल बाहर दिया है तो बाहर क्या है कि स्थान है, तो स्थानवाचक हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं। जो मैंने आपको प्रश्न समझाया, ये देखिए, कमरे, कमरा एक संज्ञा है, मोहन भी एक संज्ञा है, और इन दोनों संज्ञाओं के मध्य संबंध कौन करा रहा है? के बाहर। इस प्रश्न को समझ लीजिए। कमरा भी संज्ञा है, मोहन भी संज्ञा है, और इन दोनों संज्ञाओं के मध्य संबंध कौन करा रहा है? के बाहर। तो यहाँ पे उत्तर क्या देना है? संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। समझ में बात आ गई? अब ऊपर जो प्रश्न लिखा है, मोहन कमरे के बाहर बैठा है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 संज्ञाओं के मध्य संबंध तो नहीं दर्शा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखें के बाहर शब्द मिल गया, पूरा पूरा के बाहर। और प्रश्न इसी तरीके के आ रहे हैं। समझने के लिए तो बहुत आसान तरीका है जो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन आपका जो प्रश्न आएगा वो इस तरीके से मिलेगा।
मोहन कमरे के बाहर बैठा है, तो आप देख सकते हैं मोहन भी संज्ञा है और कमरा भी संज्ञा है। इन दोनों संज्ञाओं के मध्य मतलब मोहन और कमरे के जो मध्य संबंध है वो कौन करा रहा है, के बाहर ही करा रहा है, वो थोड़ा अलग लिखा है। यहाँ पे तो आप समझ गए कमरा और मोहन के मध्य संबंध के बाहर करा रहा है, तो स्पष्ट हो गया। यहाँ पे मोहन और कमरे के बीच अब अगर आप संबंध देखना चाहें तो देख सकते हो, मोहन कमरे के मध्य संबंध क्या है, के बाहर बैठा है, कमरे के बाहर बैठा है कौन, मोहन। तो मोहन और कमरे के मध्य संबंध तो के बाहर ही करा रहे ना, तो के बाहर अगर संबंध कराएगा तो संबंध बोधक अव्यय होगा। तो दूसरा भी उत्तर क्या है, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। बच्चा बाहर खेल रहा है, आप देख सकते हैं बच्चा एक संज्ञा शब्द है, बाहर एक केवल स्थान है, बाकी कोई संज्ञा आया नहीं, खेलना और रहना क्रियाएं हैं, तो इसका उत्तर हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चा घर के बाहर खेला, आप देखिए बच्चा और घर दो संज्ञा मिल गई, जैसे ही दो संज्ञाएं मिले आप देखना आगे क्या संबंध दर्शा रहा है। तो बच्चा और घर के मध्य जो संबंध है कौन करा रहा है, के बाहर, कि बच्चा घर के बाहर खेल रहा है, तो घर और बच्चा के मध्य संबंध कौन करा रहा है, के बाहर। तो जैसे ही संबंध करा रहा है तो इसका उत्तर देना है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। और ये प्रश्न तो आप अच्छी तरह से समझ जाओगे क्योंकि अभी मैं पढ़ा के आया हूँ। यहाँ पे घर, यहाँ पे बच्चा, दो संज्ञाओं के मध्य कौन करा रहा है, के बाहर, तो इसका भी उत्तर हो गया संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। अब कहा गया कोयल ऊपर बैठी है, कोयल ऊपर बैठी है, तो आप देखिए कोयल एक संज्ञा शब्द है, ऊपर एक स्थान है, बाकी कोई संज्ञा आई नहीं है, तो कोयल ऊपर बैठी है, ऊपर तो एक स्थान है, तो इसका उत्तर देना है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। अब यहाँ देखिए कोयल और पेड़, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे पेड़ और इधर कोयल, ये दोनों संज्ञाएं हैं और इनके मध्य संबंध कौन करा रहे, के ऊपर। यहाँ आप देखेंगे पेड़ और यहाँ कोयल, इन दोनों के मध्य संबंध कौन करा रहा है, के ऊपर, तो इन दोनों का उत्तर हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। तो आप समझ गए होंगे कि संबंध बोधक अव्यय और स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इन दोनों में अंतर क्या है, हमें उत्तर कैसे देना है। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को कि जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा उसमें केवल स्थान की बात की जाएगी और एक संज्ञा के साथ में शब्द प्रयोग होगा। जैसे आप देखें मोहन बाहर बैठा है, मोहन एक संज्ञा है, बाहर एक स्थान है, तो स्थानवाचक हो गया। बच्चा बाहर खेल रहा है, बच्चा एक संज्ञा है, बाहर एक स्थान है, उसके बाद कुछ नहीं आया, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। कोयल ऊपर बैठी है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कोयल एक संज्ञा है, ऊपर एक स्थान है
और दूसरी संज्ञा नहीं आई तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अब मान लो जैसे मैं कह रहा हूँ बच्चा बाहर खेल रहा है, दूसरी संज्ञा नहीं आई, दूसरी संज्ञा आएगी तो के जरूर लगा होगा, या तो के होगा या तो से होगा, इस तरीके से शब्द जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग संबंध बोधक अव्यय को बहुत ही आसान तरीके से समझ पाए होंगे। और अब हम लोग तीसरे भेद की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा भेद कौन सा आपका है? संबंध बोधक हो गया। और मैंने आपको क्रिया विशेषण कल पढ़ा दिया था, समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा भेद जो है समुच्चय बोधक अव्यय अब हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, देखिए, वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द जो दो वाक्यों या जो दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। यह बात हो गई परिभाषा की, समुच्चय बोधक अव्यय। जो तीसरा भेद है कि वे अव्यय शब्द जो दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। अब कौन कौन से ऐसे योजक चिन्ह हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं? तो मैं नाम बता रहा हूं कि जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन इत्यादि शब्द होते हैं। ठीक है, समझ गए सभी लोग? और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर इत्यादि शब्द होते हैं जो जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ पहचान वाले शब्द लिख देता हूँ आप लोगों के सामने। पहचान और अथवा, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन इत्यादि शब्द होते हैं। ठीक है, और भी जो मैंने पढ़े थे उनका प्रयोग आप जब संयुक्त वाक्य पढ़ेंगे हम लोग, संयुक्त वाक्य और यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय की पहचान जो है सेम एक ही जैसी है। और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर इत्यादि शब्द जोड़े जाते हैं, लेकिन अधिकांशतः आपको यही शब्द दिखाई देंगे, और, अथवा, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन। यहाँ पे मैं एक प्रश्न लिख रहा हूँ, इस प्रश्न को आप लोग समझिए। जैसे पहला प्रश्न है, कृष्ण बांसुरी बजाता है, और दूसरा वाक्य है,
राधा नाचती है, राधा नाचती है। कृष्ण बांसुरी बजाता है, राधा नाचती है। अब आप देखिए कि दो सरल वाक्य दिए गए हैं। एक वाक्य क्या है, कृष्ण बांसुरी बजाता है, और दूसरा वाक्य क्या है, राधा नाचती है। इन दोनों के मध्य जो भी शब्द जुड़ेगा, जैसे और, अथवा, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन इत्यादि शब्द होते हैं जो जुड़ते हैं दो वाक्यों के मध्य में, और अव्यय की बात की जाए तब आपको उत्तर देना होता है संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मान लो हमने जोड़ दिया और, क्या जोड़ा, और। अब आपका ये पूरा प्रश्न ही ऐसा आएगा, ये पूरा प्रश्न आएगा इस तरीके से, कहा जाएगा कि कृष्ण बांसुरी बजाता है और राधा नाचती है, कैसा शब्द है, कैसा अव्यय है, तो उत्तर देना है समुच्चय बोधक अव्यय है। ये समुच्चय बोधक अव्यय की पहचान है कि जब दो वाक्यों को, ठीक है, क्या कहा गया परिभाषा में, दो वाक्यों को आप यहाँ देख सकते हैं, दो वाक्यों को या वाक्यांशों को जोड़ने का काम किया जाए, जोड़ने का काम किया जाए, तो वहाँ पे उत्तर होता है समुच्चय बोधक अव्यय। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ सभी लोग समझ पा रहे होंगे। और देखा जाए एक प्रश्न, जैसे मान लो और के अलावा कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं। विजय क्रिकेट खेलता है, ठीक है, जैसे प्रश्न आपका है, एक प्रश्न और लिख रहा हूँ, विजय क्रिकेट खेलता है, विजय क्रिकेट खेलता है, ठीक है, परंतु, या भी नहीं जोड़ेंगे, एक वाक्य और बना लेते हैं, विजय क्रिकेट खेलता है, सोहन फुटबॉल खेलता है। अब आप देखिए दो प्रश्न मैंने लिखे, विजय क्रिकेट खेलता है एक वाक्य ये हो गया, और सोहन फुटबॉल खेलता है एक दूसरा वाक्य ये हो गया। कितने वाक्य हो गए? दो वाक्य हो गए, और दो वाक्य हो गए तो आप क्या जोड़ेंगे, कोई एक ऐसा शब्द जोड़ो जो ऊपर लिखे गए हैं कि विजय क्रिकेट खेलता है लेकिन सोहन फुटबॉल खेलता है, विजय क्रिकेट खेलता है परंतु सोहन फुटबॉल खेलता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो विजय क्रिकेट खेलता है और सोहन फुटबॉल खेलता है, ऐसा भी कह सकते हो। तो यहाँ पे जोड़ दीजिए कोई भी शब्द, मान लो हमने जोड़ दिया परंतु, परंतु, बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पे परंतु जोड़ा गया। तो विजय क्रिकेट खेलता है परंतु सोहन फुटबॉल खेलता है, कैसा वाक्य है, समुच्चय, सॉरी वाक्य नहीं, वाक्य की बात की जाएगी तो संयुक्त वाक्य है, और कैसा अव्यय है तो समुच्चय बोधक अव्यय माना जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को। जैसे अगला प्रश्न है, मुकेश पत्र लिखेगा लेकिन सुरेश अखबार पढ़ेगा, तो पहले दो वाक्य तो बनाए जाएं। ठीक है, जैसे एक प्रश्न देखो, मुकेश पत्र लिखेगा सुरेश अखबार पढ़ेगा, अखबार पढ़ेगा। अब आप देखेंगे इस वाले प्रश्न में मुकेश पत्र लिखेगा, मुकेश पत्र लिखेगा एक वाक्य है, और सुरेश अखबार पढ़ेगा एक वाक्य है, दो वाक्य हैं। ठीक है, अब इन्हीं दो वाक्यों के मध्य मान लो मैंने जोड़ दिया मुकेश पत्र लिखेगा लेकिन, जोड़ दिया लेकिन सुरेश अखबार पढ़ेगा। ठीक है, लेकिन सुरेश अखबार पढ़ेगा। अब ये कैसा अव्यय हो गया, तो उत्तर देना है समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। समझ पा रहे हो सभी लोग। जैसे प्रश्न में कहा जाए वह गरीब है, वह
गरीब है, बेईमान नहीं, वह गरीब है, बेईमान नहीं, बेईमान नहीं। बात समझ पा रहे हो? वह गरीब है, बेईमान नहीं। तो इसमें आप देखेंगे जो हमारा प्रश्न है, वह गरीब है किंतु, और परंतु भी कर सकते हो, किंतु कर लो, परंतु कर लो, ऐसे शब्द आ सकते हैं। ठीक है, वह गरीब है किंतु बेईमान नहीं, या परंतु को रखा जाए, देखा जाए, वह गरीब है परंतु बेईमान नहीं। हाँ, ये भी सही है, चाहे परंतु को लगा के देख लीजिए, परंतु बेईमान नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो योजक चिन्ह है ऐसे जुड़ेंगे। एक लास्ट उदाहरण और लिख रहा हूँ, देखिए, उसने बहुत मेहनत की, उसने बहुत मेहनत की, उसने बहुत मेहनत की, वह सफल हो गया, वह सफल हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे दो वाक्य हैं। एक वाक्य कौन सा है? जैसे पहले वाले में वह गरीब है और बेईमान नहीं। दूसरा, उसने बहुत मेहनत की, उसने बहुत मेहनत की, वह सफल हो गया। दो वाक्य हो गए। तो यहाँ पे मैंने जोड़ दिया इसलिए। क्या जोड़ा? इसलिए। इसलिए उसने बहुत मेहनत की, इसलिए वह सफल हो गया। तो आप देखेंगे इसलिए जुड़ गया, उसने बहुत मेहनत की इसलिए वह सफल हो गया। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे कि समुच्चय बोधक अव्यय कौन से होते हैं। कि जब हम दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं तो समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। कि दो वाक्य होंगे और ऐसे चिन्ह जोड़े जाएंगे, उन सभी का उत्तर देना है समुच्चय बोधक अव्यय। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर वाक्य की बात की जाए कि रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो जब हम संयुक्त वाक्य पढ़ेंगे तो सेम परिभाषा है, सेम नियम है। ठीक है, ये सभी आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। समझ में बात आ रही है? चलिए, अब हम अगला भेद पढ़ेंगे, चौथा भेद कौन सा बताया था? मैंने आपको बताया था विस्मयाद बोधक अव्यय। ये चौथा भेद है। चारों भेद कंप्लीट हो जाएंगे। क्रिया विशेषण कल हो गया था, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयाद बोधक अव्यय अब हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, विस्मयाद बोधक अव्यय अगला भेद है। विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, देखिए परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद समझाया जाए। वे अव्यय शब्द जो हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, वे अव्यय शब्द जो हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय इत्यादि के अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय
उन्हें विस्मयाद बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। बात समझ में आए? वे अव्यय शब्द जो हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, आश्चर्य, ठीक है, इत्यादि के अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें विस्मयाद बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ शब्द आए हुए हैं। कौन कौन से शब्द हैं? एक शब्द आया है हर्ष। हर्ष का अर्थ क्या होता है? हर्ष का अर्थ होता है प्रसन्नता, खुशी, आनंद, ठीक है। और शोक किसे कहते हैं? दुख को। शोक, जैसे कोई शोक प्रकट किया जाए, ठीक है। और घृणा, घृणा किसे कहते हैं? नफरत, नफरत। और विस्मय होता है आश्चर्य। विस्मय क्या होता है? आश्चर्य। ये चार शब्द लिखे हैं, आप देख सकते हैं। हर्ष है, शोक है, घृणा है और विस्मय है, चार शब्द हैं। और इन चारों का जो प्रयोग है किसमें किया जाता है? विस्मयाद बोधक अव्यय में किया जाता है। समझ में बात आ रही है सभी लोगों को? अब इसमें देखिए कौन कौन से विस्मयाद बोधक के शब्द होते हैं जो पहचान के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे एक शब्द होता है वाह, एक शब्द होता है अरे, एक शब्द होता है क्या, एक शब्द होता है शाबाश, शाबाश, ओह, एक शब्द होता है हे भगवान, एक शब्द होता है ओहो, इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आप याद रखेंगे कि विस्मयाद बोधक अव्यय का एक चिन्ह होता है, संकेत होता है, जिसमें एक मात्रा और नीचे एक अनुस्वार की बिंदी का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से सब में ऐसे प्रयोग होगा। हे भगवान के बाद शब्द प्रयोग होगा और ओ हो के बाद भी प्रयोग होगा। समझ में बात आ रही है सभी लोगों को? देखें, अब यहां पे जैसे प्रश्न लिखा गया, प्रश्न लिखा गया वाह कितना सुंदर मौसम है, मौसम है। वाह कितना सुंदर मौसम है। दूसरा प्रश्न है अरे तुम कब आए, अरे तुम कब आए। अगला प्रश्न है क्या, क्या रोहन पास हो गया, क्या रोहन पास हो गया। शाबाश। अगला प्रश्न है शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। ओहो जैसे शब्द होता है ना, ओहो मैं तो भूल ही गया, भूल ही गया। ओहो मैं तो भूल ही गया। अब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब वाह के बाद विस्मयवाचक का चिन्ह लगा मिलेगा, अरे के बाद विस्मयवाचक का चिन्ह मिलेगा, क्या के बाद विस्मयवाचक का चिन्ह मिलेगा, शाबाश के बाद विस्मयवाचक का चिन्ह मिलेगा, ओहो के बाद विस्मयवाचक का चिन्ह मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो भी शब्द दिए गए हैं सभी विस्मयाद बोधक अव्यय की बात की गई। जैसे कहा जाए वाह कितना सुंदर मौसम है, विस्मयाद बोधक अव्यय का कौन सा प्रकार है, कौन सा भेद है, अगर उसमें पूछा जाए। जैसे ऑप्शन दिए गए हर्ष बोधक है, शोक बोधक है, घृणा बोधक है, विस्मय बोधक है,
तो कितना सुंदर मौसम है, मतलब प्रसन्नता की बात है। तो उत्तर क्या देना है? हर्षबोधक है। ठीक है। क्या रोहन पास हो गया कैसा शब्द है? हर्षबोधक कैसा अव्यय है? शोकबोधक कैसा अव्यय है? घृणाबोधक कैसा अव्यय है? विस्मय, विस्मय मतलब आश्चर्यचकित होना। हमें तो पता ही नहीं था कि रोहन पास हो जाएगा, अचानक से किसी ने बताया कि रोहन पास हो गया, तो आश्चर्यचकित हो गए, चौंक गए, क्या रोहन पास हो गया? तो इस तरीके से भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, हर्षबोधक, शोकबोधक, घृणाबोधक। जैसे घृणा से कहा जाए छी 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 कितनी गंदगी है, छी छी कितनी गंदगी है, ऐसा प्रश्न दिया जाए तो आप ध्यान रखेंगे विस्मयवाचक के अंतर्गत आए, सॉरी घृणा के अंतर्गत आएगा। नफरत है, गंदगी से क्या है? नफरत है। समझ में बात आ रही है? तो ये आपके जो अव्यय के कुल 4 भेद हम लोगों ने पढ़े थे। क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय के 4 उपभेद मैंने बताए थे। इस कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। कल हम लोगों ने इसको बहुत ही विस्तार से पढ़ा था। और आज हम लोगों ने संबंध बोधक अव्यय को बहुत विस्तार से पढ़ा, समुच्चय बोधक अव्यय को बहुत विस्तार से पढ़ा और विस्मयाद बोधक अव्यय को पढ़ लिया। तो आपका अव्यय भी चैप्टर, जैसे अविकारी को ही अव्यय कहते हैं, तो जो मैंने हेडिंग आपको एक लिखी थी, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के बताए थे। एक विकारी शब्द बताया था और एक अविकारी बताया था। तो विकारी शब्द कौन से थे? कि वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते थे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों शब्द विकारी होते हैं। और वे शब्द जिनका प्रयोग मूल रूप में होता है किंतु लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन ना हो, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है। सभी प्रकार के अव्यय शब्द अविकारी शब्द कहे जाते हैं। इसीलिए मैंने अविकारी के साथ साथ, जब उसे ही अव्यय कहा जाता है, तो अविकारी के साथ साथ मैंने अव्यय चैप्टर यहीं पे पढ़ा दिया। तो अव्यय के कुल 5 भेद, जिसमें निपात शुद्ध रूप से अव्यय नहीं माना जाता है, और मुख्यतः 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयाद बोधक अव्यय, जो हम लोगों ने बहुत ही विस्तार से चर्चा की। और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ सभी लोग इसे समझ गए होंगे। अब शब्दभेद चैप्टर का ये जो प्रश्न था, हमने आपको शुरुआत में कुछ ऐसे प्रश्न बताए थे कि शब्दभेद में हमको कितने प्रकार से शब्दों को पढ़ना है। तो जो पहली हेडिंग थी आपकी, उत्पत्ति, स्त्रोत, इतिहास के आधार पर शब्द मैंने 5 प्रकार के बताए थे, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द पढ़ लिया था। उसके बाद में व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के पढ़ाए हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। उसके बाद में रूप और प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के बताए हैं, विकारी और अविकारी शब्द, ये भी पढ़ लिया।